वो लाने बोला था मैंने मॉड्यूल, क्यों बोला तो था कैपिटल गेन मॉड्यूल से पढ़ेंगे। देखते हैं क्या क्या किया था लास्ट, याद है? प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड ही किया था ना लास्ट नोटबुक में। उसके बाद और कुछ किया है? और पेजेस कितने बाकी हैं? बहुत। चलो सुनो, लीव सैलरी बाकी है, पेंशन बाकी है, ग्रेचुटी बाकी है, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन, बस 5 ही बाकी है। सो अगर पेजेस ज़्यादा, कितने पेजेस है मिनिमम? किसके पास 7 पेज से कम है? कितना है? 5 कैसे है? 5.5 कितने? वो आ तो जाएगा 100% थियरी उधर, बट सम्स अगर एक्स्ट्रा पेज है तो सम्स भी उधर कर लेते हैं। तो लेट्स सी कैसा है बेटा। पेंशन मतलब अभी जो भी पढ़ रहे सारे रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ रहे, याद है क्या? पहले एक प्रोविडेंट फंड पढ़ा था। 4 टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड है, कौन से कौन से? SPF, RPF, UPF, PPF, बराबर है। SPF का फुल फॉर्म स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, देन रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज और क्या था? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर पैसा डालेगा, एम्प्लॉई पैसा डालेगा। एम्प्लॉयर जो पैसा डालेगा वो एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉई जो डालेगा वो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। इंटरेस्ट जो क्रेडिट होएगा वो एग्जेम्प्ट है। और विड्रॉवल पे पैसा मिलेगा, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सब क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट। दिस इज SPF। RPF प्राइवेट है, तो इसलिए RPF में पैसा डालने में कोई लिमिट नहीं लगा सकता है। प्राइवेट में तो अभी मेरे को सैलरी तुमको 50 लाख देना है तो कोई नहीं थोड़ी ना बोलेगा। तो वैसे प्रोविडेंट फंड में जितना पैसा डालना है उतना डाल सकते हो, बट फिर एग्जेम्पशन लिमिटेड नहीं दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं तो लोग पूरा एग्जेम्प्ट लेते रहेंगे। सो इसलिए गवर्नमेंट बोलता है SPF में पैसा डाला तो कितना एग्जेम्प्ट है? 12% ऑफ सैलरी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 7.5 लाख। 7.5 लाख क्रॉस किया तो वो अमाउंट भी टैक्सेबल है और उसका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है। क्या ना? अमाउंट भी टैक्सेबल है और उसका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिलेगा, बट 2.5 लाख के ऊपर कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉई ने तो उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल। क्या 2.5 लाख के ऊपर है तो इंटरेस्ट टैक्सेबल। फिर बात याद है क्या? इंटरेस्ट कितना एग्जाम था? 9.5% ऑफ कैपिटल होता है, वो सैलरी नहीं होता है। और फिर विड्रॉल सब एग्जाम्प्ट है, बट विड्रॉल 5 साल से पहले नहीं होना चाहिए। विड्रॉल कितने साल से पहले नहीं होना चाहिए? 5 साल के पहले अगर हो रहा है तो ऐसे रीजंस की वजह से होना चाहिए जो बियॉन्ड एम्प्लॉय कंट्रोल है, जैसे कंपनी बंद हो गई, बीमार हो गया, मतलब एकदम सीरियस इलनेस आ गया तो बात अलग है। और एक किया था 5 साल के, अगर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर हो रहा है तो कंटिन्यू, प्रोवाइडेड इधर का बैलेंस उधर ट्रांसफर होना चाहिए। प्रोविडेंट फंड का बैलेंस ट्रांसफर किया तो डीम टू बी कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, बराबर है। और UPF में पैसा डालो ही मत। अगर एम्प्लॉयर ने पैसा डाला तो जब पैसा डालेगा तब वो एग्जेम्प्ट है, बट जब वो पैसा मिलेगा तो सैलरी में टैक्सेबल। इंटरेस्ट क्रेडिट होएगा तब एग्जेम्प्ट है, बट इंटरेस्ट मिलेगा तभी सैलरी में टैक्सेबल। खुद ने पैसा डाला उसका डिडक्शन ही नहीं मिलेगा, तो जब डिडक्शन ही नहीं मिला तो टैक्स भी आने वाला नहीं है। और अपना खुद का इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिकॉज वो मेरा ही पैसा है, बराबर है। लास्ट अपन ने क्या किया था? PPF सेम एज SPF है, सिर्फ एम्प्लॉयर वाला एलिमिनेट कर दो, बाकी सब सेम है। मिला? ओके फाइन। अब नेक्स्ट बोलते हैं रिटायरमेंट के बाद ना तुम्हारी जिंदगी चलती रहनी चाहिए। हर महीने के महीने तुम अभी पैसा कमा रहे थे सैलरी, अभी तुम सैलरी नहीं कमाओगे तो तुम्हारे पास घर कैसे चलेगा? तो उन लोग ने नया चालू, उन लोग बोलते हैं पेंशन मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 टाइप का पेंशन है, अनकम्यूटेड और एक है कम्यूटेड। अनकम्यूटेड का मतलब है पीरियोडिक पेंशन। क्या बोला? पीरियोडिक पेंशन का मतलब है पर मंथ जो मिलता है।
अनकम्यूटेड का मतलब है पीरियोडिक पेंशन, मतलब एवरी मंथ जो पर मंथ पेंशन मिलता है वो अनकम्यूटेड होता है। रिटायरमेंट के पहले पर मंथ क्या मिल रहा था? सैलरी टैक्सेबल होता है, एग्जेम्प्ट टैक्सेबल। तो पेंशन भी पर मंथ मिल रहा है तो तुम्हारा कोई लॉस ही नहीं है। पहले सैलरी मिल रहा था, अभी क्या मिल रहा है? पेंशन। टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल? टैक्सेबल। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला, किसी को भी मिलेगा, इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। इट विल बी क्या बोला है? फुल्ली टैक्सेबल। कम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है लमसम पेंशन। कोई सुन रहा है क्या? बेटा तुम लोग कितना भी गवर्नमेंट के पास चले जाओ, गवर्नमेंट कभी पेंशन लमसम नहीं देगा, कभी जिंदगी में पेंशन लमसम नहीं देगा, बिकॉज पेंशन का मीनिंग ही नहीं है लमसम। पेंशन का मीनिंग है पर मंथ। क्या वाला पेंशन का मीनिंग है? पर मंथ। लमसम पैसा उन लोग देता है बट एज अ ग्रेचुटी देता है, एज अ लीव सैलरी देता है, अलग अलग होता है। सो गवर्नमेंट बोलता है लमसम पेंशन देने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आज तुम कंपनी छोड़ रहे हो तो हम लोग तुम लोग को लमसम ग्रेचुटी वैचुटी तो दे ही रहे, तो लमसम पेंशन काय का। बट अगर एकदम एक्सट्रीम इमरजेंसी हुआ, सपोज किसी के घर पे फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, बीमार हो गया, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन छोड़ दो, बीमार हो गया, कुछ सुन रहा है क्या, या कुछ शादी है, एकदम एक्सट्रीम कंडीशन है, तो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को लमसम पेंशन देता है। ऐसे ही देता है एक्सट्रीम कंडीशन पे, एक्सट्रीम कंडीशन पे। अब गवर्नमेंट बोलता है यार अभी अगर हम लोग एक्सट्रीम कंडीशन पे पेंशन दे रहा है तो कोई रीजन होएगा ना देने का, बराबर है। सो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन मिला तो इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। कौन सा वाला पेंशन फुल्ली एग्जेम्प्ट है? नहीं, कौन सा वाला? कम्यूटेड पेंशन। पर मंथ पेंशन तो फुल्ली टैक्सेबल है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट दोनों के लिए, अरे बराबर है। सिर्फ लमसम पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट है, बिकॉज उन लोग बोलता है हम लोग जब भी हमारे एम्प्लॉय को लमसम पेंशन देता है ना, इट इज ऑलवेज लिमिटेड। क्या? इट इज ऑलवेज, और वो अमाउंट भी कुछ ज्यादा नहीं होता है, अमाउंट भी लिमिटेड होता है, पैसा भी मजबूरी में देते हैं तो देते, नहीं तो नहीं देते। सो इसलिए बोलते हैं कि सिंस इतने कंडीशन है इसलिए हम लोग एग्जेम्पशन अनलिमिटेड दे रहे हैं। अब जैसे ही मालूम पड़ा कि लमसम पेंशन एग्जेम्प्ट है तो बेटा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या बोलेगा कि सर आप मुझे 10,000 पर मंथ देने वाले हो, मतलब पूरे साल का 1,20,000, पूरे साल का, और आपने प्रॉमिस किया है कि 20 साल तक दोगे, मतलब 24 लाख आपका पेंशन है। कितना? 24 लाख। आप मुझे 20 साल में 24 लाख दोगे, 10 करके। इससे अच्छा मैं आपको डिस्काउंट देता हूं, एक काम करो, 24 लाख में से 30% निकालोगे तो बेटा अराउंड 7,20,000 आता है, तो आप 20 लाख रुपया दे दो बस, तो आपका 4 लाख रुपया बच गया फालतू में। अरे आप मुझे पर मंथ देते तो 10,000, मतलब आपका तो 4 साल का पेंशन बच गया। कैसे 4 साल का बच गया? 1 साल का तो 1,20,000 था ना, तो मैंने अगर 4 लाख डिस्काउंट दे दिया तो 4 साल का उसका पेंशन बच गया। अरे बोलो यार, और मेरा टैक्स बच गया 7,20,000 रुपया, तो मेरा भी 3,20,000 का फायदा हो गया। अरे 4 लाख आपको दे दिया तो भी 3,20,000 फायदा हो गया। और तो और मेरे को पैसा एक साथ मिलेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करके कमा भी सकता हूं ना यार। तो गवर्नमेंट बोलता है जैसे हम लोग ने लमसम पेंशन एग्जाम किया ना, तो सारे प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय लमसम पेंशन देना चालू कर देंगे। अब इन लोग को एग्जेम्पशन देना भी जरूरी है, बिकॉज गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जेम्प्ट है, इन लोग एग्जेम्प्ट नहीं है तो मगजमारी हो जाएगा कि आपके एम्प्लॉय को एग्जेम्प्ट दिया हम लोग को नहीं दिया। तो इन लोग को एग्जेम्पशन देना कंपलसरी है, बट गवर्नमेंट बोलता है कि पूरा एग्जाम कर दिया तो कोई समझ ही नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर गवर्नमेंट क्या सेटिंग करे कि 24 में से 4 आप रख लो, 20 दे दो, तो गवर्नमेंट देगा क्या? नहीं ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी मिल रहा है रिस्ट्रिक्टेड मिलता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला तो चेक करो ये आदमी को ग्रेचुटी और पेंशन दोनों साथ में मिल रहा है क्या? क्या बोला? ग्रेचुटी और पेंशन दोनों साथ में मिल रहा है क्या? अगर ग्रेचुटी भी मिल रहा है, पेंशन भी मिल रहा है, डबल बेनिफिट है, तो एग्जेम्पशन कम मिलेगा, 1/3 ऑफ टोटल पेंशन। ये भूल जाता है आदमी, 1/3 ऑफ व्हाट? बेटा टोटल पेंशन का मतलब है कि पूरे जिंदगी भर का पेंशन, ये साल का पेंशन नहीं बोल रहा है। तुम लोग को जो प्रॉमिस किया था कंपनी ने रिटायरमेंट के बाद देंगे, जैसे अपने एग्जांपल में 10,000 पर मंथ इनटू हाउ मेनी मंथ्स? 12 इंटू 15-20 साल जो भी था, तो 24 लाख का 1/3 लेना है। कितना? 24 लाख का 1/3 लेना है। और ग्रेचुटी नहीं मिला तो हाफ ऑफ टोटल पेंशन। क्या बोल रहा है? हाफ ऑफ टोटल पेंशन। बराबर है। रिपीट कर रहे हो क्या? किसकी बात चल रही है? पेंशन। पेंशन 2 टाइप की होती है, कौन सी? अनकम्यूटेड और कम्यूटेड। अनकम्यूटेड मतलब पीरियोडिक पेमेंट का मतलब बोलो हाँ, पर मंथ। अरे यार क्या बोला? पर मंथ। एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? टैक्सेबल।
लमसम पेंशन मतलब कम्यूटेड, लमसम में गवर्नमेंट को मिला तो फुल्ली एग्जाम बिकॉज लिमिटेड अमाउंट मिलता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला फुल्ली एग्जाम दिया तो लोग मिस यूटिलाइज करेंगे, इसलिए एग्जामेशन है बट अनलिमिटेड या लिमिटेड, कितना एग्जाम्प्ट है 1/3 ऑफ टोटल पेंशन या तो हाफ ऑफ टोटल पेंशन। अब मेरा एग्जाम में बेटा आने के बाद भी कंफ्यूजन होता है 1/3 लू या हाफ लू, पहले ये बताओ 1/3 ज्यादा है या हाफ ज्यादा है? हाफ ज्यादा है ना, 1/3 मतलब 33, हाफ मतलब 50, तो डबल बेनिफिट मिला तो एग्जामेशन कम है, पेंशन भी मिला ग्रेचुटी भी मिला, क्या बोला, पेंशन भी मिला ग्रेचुटी भी मिला तो 1/3, पेंशन मिला ग्रेचुटी नहीं मिला तो हाफ, डबल बेनिफिट है तो एग्जामेशन कम है, क्या डबल बेनिफिट है तो एग्जामेशन कम है, नहीं समझा, अरे बोलो कॉपी करो, जहां पे साइड छोड़ा था उधर ही अपन ने हेडिंग दिया था कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट, बराबर है, हाँ उसमें ए पॉइंट लिखा था पेंशन, बराबर, अभी ये बी पॉइंट है, सॉरी ए पॉइंट लिखा था प्रोविडेंट फंड, ये बी पॉइंट है। लिख दिया है, चलो सुनो, अब है ना बेटा गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि एक तो गवर्नमेंट को अपने जेब से पैसा देना पड़ रहा है पेंशन का, अरे बराबर है, और प्राइवेट सेक्टर वाले तो देते नहीं है पेंशन, कभी नहीं देते, बराबर है। सो प्राइवेट सेक्टर वाले क्या करते हैं, एम्प्लॉय अगर छोड़ के जाता है ना तो उसको एक लमसम पैसा कैश में दे देता है, बोलते हैं अपना हिसाब खत्म हो गया, बराबर है। तो कोई प्राइवेट सेक्टर वाला पेंशन नहीं देता है, गवर्नमेंट जो देता है वो अपने पॉकेट से उन लोग को देना पड़ता है, बोलता है यार हैवी पड़ता है,
तो प्रोविडेंट फंड इज बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल? सुपर बेनिफिशियल ना यार। अपना देखो, प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कुछ पैसा नहीं डालता जिंदगी में, एम्प्लॉयर अपना कुछ हेल्प नहीं करता लाइफ में। जब है ना मेरे को एक कंपनी में अकाउंटेंट का जरूरत था, तो मैंने कंपनी के साथ मिलके एक बजट बनाया कि यार अपने को अकाउंटेंट चाहिए, उसको कितना पैसा दे सकते हैं। तो अपन ने सबने मिलके डिसाइड किया उसको 1.5 लाख रुपया पर मंथ दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? कितना? 1.5 लाख। तो जब ये डिसाइड हुआ ना, तो तुम जब इंटरव्यू के लिए आओगे ना, वो बोलेगा 1,20,000 देंगे। कितना देंगे? 1,20,000। प्लस तुमको 5,000 घर से आने जाने का पैसा अलावेंसेस देंगे। देखो हम कितने अच्छे लोग हैं। प्लस तुमको 5,000 रुपया हम लोग देंगे चाइल्ड एजुकेशन अलावेंसेस का। प्लस 5,000 रुपया हम लोग तुम लोग को देंगे टेलीफोन का। सुन रहे हो क्या? प्लस 5,000 रुपया हम लोग तुम लोग को देंगे मेडिकल का। और प्लस 10,000 रुपया हम लोग तुम्हारे बदले प्रोविडेंट फंड में डालेंगे। उन लोग को देना 1.5 लाख की है। कितना देना है? 1.5 लाख। कोई एम्प्लॉयर पागल नहीं है कि तुम्हारे बदले एक्स्ट्रा प्रोविडेंट फंड से डालेगा। क्या बोला? एक्स्ट्रा प्रोविडेंट फंड से डालेगा। उनको देना 1.5 लाख की है। वो 1.5 लाख देके प्रोविडेंट फंड में एक्स्ट्रा डाल के नहीं करेंगे कभी। कितना बजट था कंपनी का? बस अब तुमको उल्लू बनाते बस कि सैलरी देखो मार्केट में तो 12 लाख की, हम 12 लाख देंगे प्लस अलावेंसेस का इतना, प्लस प्रोविडेंट फंड में इतना एंड सो ऑन। कोई सुन रहा है क्या? तो कंपनी के जेब से कोई पैसा जाता है क्या? नहीं। अगर सपोज हाइपोथेटिकल अगर ये सब हटा दिया ना, गवर्नमेंट ने लॉ हटा दिया ये ग्रेचुइटी का, इसका उसका, तो वो सीधा बोलेगा 1.5 लाख सैलरी, आज लेक्चर लो, एक महीना 1.5 लाख रुपए लो, दैट्स इट, खत्म हो गया। कोई सुन रहा है क्या? नहीं समझ रहे हो यार? श्योर? क्या समझा? पेंशन प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर एक्स्ट्रा पैसा डालता है, अपने सैलरी में से ही बाइफरकेट कर लेता है और अपना भी फायदा हो जाता है। क्यों अपना फायदा हो जाता है? अगर नहीं, सेविंग्स नहीं, अगर अपने को 1.5 लाख पूरा मिलता तो अपने को पूरे 1.5 लाख पे टैक्स आता, 18 लाख पे। अभी अलावेंसेज में कुछ तो एग्जेम्प्ट है ना, चाइल्ड एजुकेशन में 100 रुपया मिला तो भी कुछ तो एग्जेम्प्ट है। प्रोविडेंट फंड 12% है तो वो एग्जेम्प्ट है। तो अपना फायदा हो गया कि अगर वो पूरा एक साथ दे देता तो अपने को पूरे 18 लाख पे टैक्स आता। अभी तोड़ के दे रहा है तो अपने को एग्जेम्पशन की वजह से थोड़ा कम टैक्स आ रहा है। सुन रहा है? सो अपना भी फायदा है, उसका भी फायदा है। मतलब ये बहुत कॉमन है। एचआर रेंट का अपने जेब से कभी पैसा नहीं देगा, 1.5 लाख में से तोड़ देगा, बोलेगा 1,10,000 देंगे और 10,000 रुपया रेंट का देंगे। कोई सुन रहा है क्या? सुन रहे हो? कुछ नहीं है। किसकी बात चल रही है? एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर किसको सैलरी दे रहा है? एम्प्लॉय। वो प्रोविडेंट फंड, एचआरए, ये सब का एक्स्ट्रा पैसा देता है या जो बजट होता है उसमें बाइफरकेट कर देता है, एक्स्ट्रा पैसा नहीं देता है। तो इन लोग पेंशन तो कभी नहीं देते जिंदगी में। तो अब गवर्नमेंट बोलता है कि यार प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय जो है उन लोग को बेचारों को पेंशन नहीं मिलता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो पेंशन हम लोग देते हैं वो हमारे जेब से जाता है तो बहुत हैवी पड़ जाता है। कुछ सुन रहा है क्या? तो इसके लिए एक ऐसा स्कीम निकालते हैं जहां पे आज से ही पेंशन में सेविंग्स चालू हो जाए। क्या? आज से ही तो एग्जैक्टली जैसा प्रोविडेंट फंड है बेटा, एग्जैक्टली वैसा इन लोग ने नया स्कीम लॉन्च किया है, एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। क्या बोला? नेशनल पेंशन सिस्टम। दूसरा नाम है नेशनल पेंशन स्कीम, तीसरा नाम है न्यू पेंशन स्कीम, कुछ भी नाम बोल सकते हो। नेशनल पेंशन सिस्टम में गवर्नमेंट बोलता है सेम है प्रोविडेंट फंड जैसा, एम्प्लॉयर को पैसा डालना है, एम्प्लॉई को पैसा डालना है, इंटरेस्ट क्रेडिट होता रहेगा। कोई सुन रहा है क्या? और बाद में विड्रॉवल के बाद आपको सारा पैसा मिल जाएगा। कोई सुन रहा है क्या? अब ये पैसा कौन देगा? विड्रॉवल पे पैसा कौन देगा? नहीं, विड्रॉवल पे ये स्कीम वाला पैसा देगा। अरे नेशनल पेंशन सिस्टम मतलब एक बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट में एम्प्लॉयर पैसा डालेगा, एम्प्लॉई डालेगा, इंटरेस्ट क्रेडिट होता रहेगा। फिर जब आपका रिटायरमेंट आएगा तो वो बैंक अकाउंट से आपको पर मंथ पैसा मिलता रहेगा। कोई सुन रहा है क्या? सो एनपीएस में क्या हो गया, फिर आप जब रिटायरमेंट लोगे तो आपको कोई लॉस नहीं, मतलब एम्प्लॉयर को चुभेगा ही नहीं। मेरे को तो पेंशन जेब से देना नहीं पड़ रहा है। अच्छा, जब डाला था तब उसको चुभेगा क्या? वो तो अपने सैलरी में से डालेगा, वो कभी एक्स्ट्रा काम नहीं करता है। कोई सुन रहा है? तो गवर्नमेंट ने स्कीम चालू किया एनपीएस का। बोलता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो मैंडेटरी ऑप्शन ही नहीं है, तुमको डालना ही पड़ेगा। प्राइवेट वाले भी डाल सकते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड है एग्जैक्ट वैसे एनपीएस है। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, किसने? एम्प्लॉयर। तो बेटा फर्स्ट इफेक्ट है सैलरी में ऐड हो जाएगा, ऐड टू सैलरी। क्या ऐड टू? अपन ने उधर क्या पढ़ा था? प्रोविडेंट फंड में क्या पढ़ा था? एग्जेम ना, यहाँ पे एग्जेम नहीं है। बोलता है अगर एम्प्लॉयर ने तुम्हारे बदले 20,000 रुपया डाला है तो सैलरी में 20,000 रुपया ऐड करो। कितना ऐड करो? 20,000 रुपया। फिर उसका सेकेंड इफेक्ट दे दो। सेकेंड इफेक्ट क्या होएगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन
80CCD2 क्या वाला डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD2 बराबर है मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी। मैक्सिमम कितना बोला है 10% ऑफ सैलरी। सो अगर आपने एनपीएस सपोज मेरा सैलरी 20 लाख है, 20 लाख का 10% इज 2 लाख, 20 लाख का 10% इज 2 लाख। एम्प्लॉयर ने अगर 3 लाख रुपया डाला तो सैलरी में 3 लाख ऐड करो, फिर डिडक्शन में 2 लाख माइनस करना। ऐड कितना करना है फुल अमाउंट, ऐड कितना करना है फुल अमाउंट, बट डिडक्ट कितना करना है 10% ऑफ सैलरी। सैलरी मेरा कितना है 20 लाख का 10%, एम्प्लॉयर ने 1.5 लाख डाला तो ऊपर ऐड 1.5 लाख होएगा, लेस 1.5 लाख होएगा, मतलब नेट इफेक्ट 0, कोई टैक्स नहीं आया। कोई सुन रहा है क्या? 3 लाख डाला तो ऐड 3 लाख लेस 2 लाख, तो डिडक्शन के बाद 1 लाख रुपए का टैक्स आएगा, बराबर। जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट किया उतना। रिपीट कर रहे हो क्या? किसकी बात चल रही है? नहीं यार, एनपीएस। एनपीएस में पैसा कौन डालेगा? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। अरे बराबर है, एम्प्लॉयर ने जो पैसा डाला उसका क्या होएगा? पहले ऐड होएगा सैलरी में जो भी डाला वो, और फिर डिडक्शन किधर से लेस होएगा? 80CCD1 2 सॉरी 80CCD2। CCD2 में कितना डिडक्शन है? 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ क्या बोला है? सैलरी। एम्प्लॉई जो पैसा डालता है, बेटा मैं अपने जेब से पैसा डाल रहा हूं तो इनकम तो नहीं है ना, वो खर्चा हो रहा है। सो गए तुम लोग यार, क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है ना। तो इसका मिलेगा एक ही इफेक्ट है, ओनली वन इफेक्ट। क्या इफेक्ट है? बोलो, सोचो तो सही थोड़ा यार। हाँ, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD1। क्या डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD1 कितना अलाउड है? 10% ऑफ सैलरी। सेम है, 10% ऑफ क्या बोला है? सैलरी। अरे बराबर है, बट है ना जो अपन ने 80CC कुछ तो पढ़ा था, 80C जो प्रोविडेंट फंड है ना बेटा, उसका नहीं सुनोगे तुम लोग। 80C प्रोविडेंट फंड है, 80CCC LIC का पेंशन फंड है। LIC का भी काम का नहीं है, बट सुन लो सिर्फ 80CCC और 80CCD1। व्हाट इज CCD1? अपना कंट्रीब्यूशन एनपीएस में, इसको मिला के मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन है। मैक्सिमम डिडक्शन कितना है? 1.5 लाख। किसको मिला के? 80CCC और 80CCD1। क्या क्या बोला? 80C, 80CCC और 80CCD1 सब मिला के कितना है? 1.5 लाख रुपया। इतना पॉइंट समझता है? अरे बोलो यार। हाउएवर अब फिर ना एनपीएस कभी चला ही नहीं गवर्नमेंट का। प्राइवेट, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को तो मैंडेटरी है, प्राइवेट वालों ने डाला ही नहीं। बोला प्राइवेट वाले तुम क्यों नहीं डाल रहे हो? बोला सर 1.5 लाख का ही तो डिडक्शन है, वो तो प्रोविडेंट फंड वो सब में यूज हो जाता है, LIC है, प्रोविडेंट फंड है, तो कोई मोटिवेशन नहीं है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि अगर तुम्हारा 1.5 लाख का डिडक्शन लिमिट यूज हो गया, कितना? तो अगर तुम लोग प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहे हो तुम लोग, तो आप 80CCD1B में एक्स्ट्रा डिडक्शन ले सकते हो, मैक्स 50,000 रुपया। मैक्स कितना? 50,000। मतलब हाइपोथेटिकली अज्यूम करो प्रोविडेंट फंड में मैंने एग्जैक्टली 1.5 लाख डाला और पेंशन फंड में मैंने 2 लाख डाला, तो प्रोविडेंट फंड का 1.5 लाख 80C में खत्म हो गया। अरे यार, और पेंशन फंड का 50 CCD1B में चला गया। किधर चला गया? CCD1B में। थियरी समझ गया तो भी चलेगा, प्रैक्टिकल में समझा दूंगा आपको, टोटल इनकम में आ जाएगा। रिपीट करोगे क्या बेटा? मैंने सिर्फ पेंशन फंड में डाला है, प्रोविडेंट फंड में डाला ही नहीं है। पेंशन फंड में मैंने खुद ने 2 लाख डाला तो 1,50,000 में जाएगा और 50 CCD1B में जाएगा। कोई सुन रहा है क्या? CCD1 में भी 1.5 लाख जाएगा और 1B में भी कितना जाएगा? 50, दोनों मिलेगा। 2 लाख का डिडक्शन है, कितना? 2 लाख पर 1.5 लाख रुपया पेंशन प्रोविडेंट फंड सब मिला के है, और ये 50 एक्स्ट्रा पेंशन फंड का है। कोई सुन रहा है? अच्छा सर, जो एम्प्लॉयर ने डाला उसका 2 लाख, सपोज मैंने कोई किधर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, एक इन्वेस्टमेंट है एनपीएस, मेरा सैलरी है 20 लाख रुपया, उसका 10% होता है 2 लाख। 2 लाख एम्प्लॉयर ने डाला, 2 लाख मैंने डाला, तो मेरे 2 लाख का क्या करूं? किधर किधर? 1.5 लाख 80CCD1 में और 50,000 80CCD1B में। इतना समझा? एम्प्लॉयर के 2 लाख का क्या करूं? पहले पूरा ऐड करेंगे कितना? 2 लाख, और फिर लेस कितना करेंगे? 2 लाख, बिकॉज अपने एग्जांपल में 10% ही है सैलरी का। अरे बोलो यार। तो ये 2 लाख
इसके लिमिट के साथ मर्ज या अलग है? वन, यहाँ पे सिर्फ वन लिखा है, वन, कोई सुन रहा है क्या? यहाँ पे सिर्फ वन लिखा है, तो 80 CCD 1B क्या बोलूं, एडिशनल 50,000, एडिशनल कितना 50,000, और 80 CCD 2 ये किसका कंट्रीब्यूशन है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, बराबर है सिर्फ कितना बोला है? 10% ऑफ सैलरी। यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा है, नो मॉनिटरी लिमिट। क्या बोला? अरे लॉजिकल है नो मॉनिटरी लिमिट का, तुम लोग समझना नहीं चाहता है, सुन रहे हो क्या? अगर अगर 25 लाख कंट्रीब्यूट किया तो सैलरी में 25 लाख ऐड भी तो हो रहा है यार, तो 25 लाख ऐड हो रहा है, 25 लाख लेस हो रहा है, मतलब इफेक्टिव बैलेंस इज जीरो। क्या इफेक्टिव बैलेंस इज जीरो, इसके लिए वहां पे नो मॉनिटरी लिमिट है। सिंपल है, समझेगा क्या? बराबर है। विड्रॉल इसका भी नहीं पढ़ेंगे, विड्रॉल जब टाइम आएगा तभी पढ़ेंगे टोटल इनकम के साथ। रिपीट करोगे, दो पेंशन है, कौन सा कौन सा? अनकम्यूटेड पेंशन इज पर मंथ फुल्ली टैक्सेबल, कम्यूटेड इज लमसम, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला तो एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट में ग्रेचुटी पेंशन दोनों मिला तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन। टोटल पेंशन मतलब ये साल का या पूरे जिंदगी भर का, और अगर ग्रेचुटी नहीं मिला तो हाफ ऑफ टोटल पेंशन। अभी इन लोग ने नया स्कीम चालू किया नोन एज एनपीएस। एनपीएस में कौन पैसा डालेगा? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर पैसा डालेगा, दो इफेक्ट, पहले ऐड और फिर लेस। लेस किधर होएगा? सीसीडी 2 में। लेस में लिमिट है कितना? 10% ऑफ सैलरी, और यहाँ पे एम्प्लॉय में ओनली वन इफेक्ट, कितना? अंडर सेक्शन 80 CCD 1 10% ऑफ सैलरी, और 1B में एक्स्ट्रा 50,000 रुपया। सर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेम, एम्प्लॉयर वाला तो पार्टी हट गया, तो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सिर्फ कौन सा आएगा? एम्प्लॉय वाला। सीसीडी 1 में सेम है, सिर्फ 20% ऑफ सैलरी कर दिया। रट्टा मारोगे तो नहीं समझेगा। इधर कौन कौन पैसा डाल रहा है? एम्प्लॉयर भी 10 है, एम्प्लॉय भी 10 है, तो इफेक्टिव तो 20 हो गया ना। तो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सीधा 20%। रिपीट करो, सो जाओगे नहीं तो। सीधा कितना? 20%। किसके लिए? सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। इतना पॉइंट समझेगा? लिखो प्लीज, नोट करके लिखो। कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, वहां पे लिख दो ना प्लीज। पहले स्टार बनाओ टोटल पेंशन पे, और नीचे लिखो टोटल पेंशन मींस, टोटल पेंशन मींस लाइफ, टोटल लाइफ टाइम पेंशन। टोटल पेंशन मींस टोटल लाइफ टाइम पेंशन। फिर नीचे नोट लिखना, ट्रीटमेंट ऑफ क्या? एनपीएस। नेशनल पेंशन स्कीम। फिर ये कॉपी करो। मेरे बाद कौन सा लेक्चर है? फुल डे, ऑनलाइन ऑफलाइन? 11:15 से 10:15 से 1:15।
डन। कोई कॉपी कर रहा है? सेम बेसिक डी इन टर्म्स प्लस कमीशन, वही अपना। कोई लिख रहा है अभी भी? नीचे लिखो नोट करके, यहाँ पे पूरा पेज यूज कर लेना। नोट इन केस ऑफ क्या? सेल्फ एम्प्लॉयड पढ़ लिया है क्या सैलरी अभी तक जो पढ़ा है वो? इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कंट्रीब्यूशन ब्रैकेट्स में एम्प्लॉइज, कंट्रीब्यूशन ब्रैकेट में एम्प्लॉइज अप टू 20% ऑफ टोटल इनकम इज अलाउड। 20% ऑफ टोटल इनकम इज अलाउड। कैसे 20% ऑफ टोटल इनकम हो गया? सैलरी क्यों नहीं लिखा? सेल्फ एम्प्लॉयड को तो सैलरी नहीं मिल रहा है ना। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो आदमी बिजनेस कर रहा है उसकी बात चल रही है, तो सैलरी मिल ही नहीं रहा है, तो सैलरी का 20% कहां से लोगे? तो उसके बाद ये कॉपी करो प्लीज। क्या क्या क्या? हाँ वो रहने दो, वो आपको डिडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब आ जाएगा। सो बाद में क्या होता है, एग्जाम के टाइम पे अपन रिवीजन करते हैं ना, तो ये सब दिखाई नहीं देता है, तो वो कंफ्यूजन रहता है। सो इसलिए मैंने लिखा दिया, बट 80CCC इज LIC पेंशन स्कीम, बट अभी मत लिखो, कंफ्यूजन रहेगा, काम नहीं है एट दिस मोमेंट, काम नहीं है लिखाया, बिकॉज जब तुम एग्जाम के डे पे पढ़ोगे तो एक साथ आ जाएगा। बस लिख दिया। कोई कॉपी कर रहा है? आंसर बोलोगे क्या? पेज नंबर 7.32, क्वेश्चन नंबर 8। पहुंच गए हो? क्या बोलता है? डिटरमाइन दी अमाउंट, अगेन बोल रहा हूँ, ये सारे चैप्टर सब बेटा ऐसा नहीं पूछता है, वो प्रॉपर क्वेश्चन के आंसर पूछता है बीच में, वो अपने वाले में समझ गए ना पूरे वाले, तो वैसे आते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पेंशन टैक्सेबल फॉर द असेसमेंट ईयर इन द फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग दैट इट बिकम्स ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईच मंथ। कोई बोलेगा इसका मतलब? लास्ट डे ऑफ ईच मंथ का मतलब? नहीं वो सब नहीं। लास्ट डे ऑफ ईच मंथ मतलब करंट वाला नेक्स्ट में जाएगा, करंट वाला करंट में। लास्ट डे ऑफ ईच मंथ मतलब करंट 12 महीना, करंट 12 महीना। सुन रहे हो कि नहीं आते? नहीं समझ रहे? आगे बोलो। X receive 18,250 as a pension from central government during the previous year. So previous year में 18,250 के आगे क्या लिखा है? पर मंथ। पर मंथ मतलब लमसम या
पीरियोडिक, एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, वहां पे लिख दो टेक्स्ट बुक में टीवी टैक्सेबल। ये आपका बुक, किसका बुक है, मेरा या तेरा? हाँ, तो उधर लिखो टैक्सेबल वैल्यू इक्वल्स टू 18,250 into 12 months equals to 2,19,000. 2,19,000. Next, X received 21,000 per month as a pension from government of Punjab during the previous year. टैक्सेबल ना, पर मंथ इज फुली टैक्सेबल। वहां पे लिखो टैक्सेबल वैल्यू इक्वल्स टू कितना, 21,000 into 12 months equals to 2,52,000, equals to 2,52,000. Next, X receives 20,000 per month as a pension from ABC Limited, a public limited company in a private sector during the previous year. Underline the word per month. Per month is taxable. 20,000 into 12 months equals to 2,40,000. 20,000 into 12 months equals to rupees 2,40,000. लिखा है, आगे बोलो प्लीज। X retires from central government services on 31st May 24. He gets a pension of 15,000 up to 30 November 24. 15 into 6. With effect from 1st December 24. क्या? With effect from 1st December 24, he gets 1/3 of pension commuted for 7,18,000. बराबर है? Pension from central government बराबर है? X retires from central government service on 31st May 24. He gets pension of 15,000 per month up to 30 November. सो ये पर मंथ है, मतलब अनकम्यूटेड पेंशन है। अरे बराबर ना, अनकम्यूटेड पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल। सो मैंने रिटायरमेंट कभी लिया है बेटा, बताओ? तो रिटायरमेंट के पहले तो पेंशन नहीं मिलेगा ना, तो जून 24 से उसने बोला है नवंबर तक अपने को इतना पैसा मिला। सो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीना उसने जो दिया वो राइट है। सो 15,000 इंटू 6 महीना 90,000 इज फुल्ली टैक्सेबल बिकॉज ये लमसम पेंशन नहीं है, पर मंथ। क्या है? With effect from December 124, he gets 1/3 of pension commuted for 7,18,000. रीड करो दो बार वापस से वो सेम लाइन। रीड किया? क्या बोल रहा है? और एक बार रीड करो ना। With effect from December 124, he gets 1/3 of his pension commuted for 7,18,000. कोई समझाएगा मुझे इसका? पूरा पेंशन मिल गया लमसम या 1/3? 1/3 ऑफ पेंशन ना, मतलब मैं बोल सकता हूँ मेरे को है ना, पहले 6 महीने तक गवर्नमेंट ने 15 दिया और ऐसा गवर्नमेंट आगे तक देने वाला था। तो मैं उनके पास दिसंबर में क्या बोला, सर बहुत एक्सट्रीम इमरजेंसी है, आप मुझे थोड़ा पैसा लमसम दे सकते हो क्या? तो उन लोग ने बोला सर पूरा तो नहीं देंगे, जो पेंशन है उसका 1/3 लमसम देंगे। तो बेटा 2/3 क्या हुआ? नहीं, 2/3 लमसम हुआ या पर मंथ हुआ? पर मंथ। बोलता है 1/3 ऑफ पेंशन कम्यूटेड, पूरा पेंशन कम्यूट कर दिया 1/3, मतलब जो पहले 15,000 मिल रहा था उसमें से 1/3 लमसम दे दिया, मतलब आज भी 2/3 तो पर मंथ ही मिलेगा। कितना पर मंथ अभी से मिलना चालू हो जाएगा? 10,000 रुपया। कितना? 10,000। अरे बोलो यार, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 4 महीने का 10,000 के हिसाब से 40,000 रुपया मिलेगा। सो लमसम पेंशन पर मंथ पेंशन 1,30,000 है, विच इज फुल्ली टैक्सेबल। नहीं समझा? 10 बार डाउट पूछो। पॉइंट नंबर 5 तुम लोग को करना है। इतना पॉइंट क्लियर है? बोलता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1st December 24 ही गेट्स 1/3 ऑफ पेंशन कम्यूटेड। कम्यूटेड मतलब लमसम। पहले कितना मिल रहा था पेंशन? तो 6 महीने तक 15 मिला। फिर मैंने बोला कि सर थोड़ा लमसम दे दो, तो बोला 1/3 लमसम देंगे। कितना? 1/3। तो 2/3 क्या बाकी है ना, पर मंथ मिलेगा। तो अगर 15,000 मिल रहा था उसमें से 1/3 अभी लमसम ले लिया, तो 2/3 मतलब 10,000 अभी भी पर मंथ मिलेगा। रिमेनिंग 4 महीने के लिए 1,30,000। बोलो एनीवन एनी डाउट?
वो एग्जेम्पशन नहीं पढ़ रहे बेटा, अपन एग्जेम्पशन फाइंड आउट नहीं कर रहे, अपन ये फाइंड आउट कर रहे कंपनी से कितना पैसा मिला। तो कंपनी से 15 पर मंथ मिला और फिर बाद में थोड़ा पैसा लमसम मिला। तो थोड़ा पैसा लमसम मिला मतलब वो फुल्ली टैक्सेबल ना, पर मंथ वाला फुल्ली टैक्सेबल। जो लमसम मिला वो फुल्ली एग्जाम, ये गवर्नमेंट है। और बैलेंस जो है अभी भी पर मंथ मिल रहा है, ये एग्जेम्पशन का 1/3 2/3 नहीं है। वी आर नॉट, वो 1/3 2/3 कहां पे आता है, ग्रेचुइटी, वो तो प्राइवेट वाले में ना, गवर्नमेंट वाला है। तो यहाँ पे अपन एग्जेम्पशन नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे अपन निकाल रहे हैं कि कितना पैसा पर मंथ मिल रहा है, कितना पैसा लमसम मिल रहा है। तो कितना पैसा पर मंथ मिल रहा है, 15 6 महीना मिला। फिर उसके बाद थोड़ा पैसा लमसम ले लिया, कितना लमसम ले लिया, पूरा या 1/3, तो 2/3 क्या है, पर मंथ है, तो वो पर मंथ पे ले लिया। अच्छा, कम्यूटेड पेंशन भी मिल रहा है इसको, अरे बोलो कितना कम्यूटेड मिल रहा है, लिखा है ना, ही गेट पेंशन कम्यूटेड फॉर 7,18,000, बट सिंस ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लमसम पेंशन पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो टैक्सेबल बचा 0। सो टोटल 1/30 पे ये साल टैक्स भरना है। वापस से बोल रहा हूं, वो एग्जेम्पशन का 1/3 वो वाला नहीं है बेटा, ये एग्जेम्पशन का 1/3 नहीं है, जो तुमको पेंशन मिलने वाला था उसका पैसा बोला है। कॉपी करो पॉइंट नंबर 4, टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में कॉपी करना, जहां पे लास्ट थियरी लिखा अभी वाला, जस्ट अभी पेंशन का जो थियरी लिखा उधर ही लिखो। क्वेश्चन 8 4th पॉइंट, क्वेश्चन 8.4, 8 का 4th पॉइंट है। जिसने भी लिख दिया है पॉइंट नंबर 5 का आंसर निकाल के दो, सोच के निकालना, सोच के। पॉइंट 5,
आया आंसर कितना? टोटल। और बोलो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? प्राइवेट है मतलब टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल? टैक्सेबल बराबर है। सो एक्स रिटायर फ्रॉम एबीसी कंपनी, पेंशन फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट, अरे बराबर है, कितना मिल रहा है बोलो प्लीज? एक्स रिटायर फ्रॉम एबीसी कंपनी, ही गेट्स 20,000 पर मंथ एज अ पेंशन अप टू जनवरी 31st 25। सो मैं बोल सकता हूँ कभी रिटायरमेंट लिया? जून 30, तो जुलाई से पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। कभी तक मिलेगा? 31 जनवरी 25 तक। मतलब मैं बोल सकता हूँ पेंशन मिल रहा है 20,000 रुपया इंटू हाउ मेनी मंथ्स? 7 मंथ्स, तो 1,40,000 तो टैक्सेबल है ही। With effect from Feb 1 he gets 60% of pension commuted for 10,71,000। आगे नहीं पढ़ रहा हूँ। 60% कम्यूट हुआ मतलब पूरा कम्यूट हो गया सर 60, तो 40% क्या है? अनकम्यूटेड। तो फेब और मार्च में अपने को पेंशन मिलेगा, बट 20,000 रुपया पर मंथ के बदले उसका कितना मिलेगा? 40% मिलेगा फॉर 2 मंथ्स। कितना? 16,000 रुपया। तो ये अनकम्यूटेड पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल 1,56,000। बोलो कितने लोगों का राइट है? बाकी क्या मिस्टेक किया? 2 मंथ्स वाला और राइट है। आगे बोलो कम्यूटेड पेंशन मिला या नहीं मिला? बोलता है कम्यूटेड पेंशन कितना मिला? 10,71,000। कोई प्लीज कमेंट करेगा ग्रेचुटी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है बेटा। डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ ही ऑल्सो गेट्स ग्रेचुटी? तो अगर ग्रेचुटी मिला तो क्या होएगा वो पूछा है ना। मतलब पहले तो ये अज्यूम करना है कि ग्रेचुटी नहीं मिला। अरे पहले क्या अज्यूम करना है? ग्रेचुटी नहीं मिला। सो पेंशन एग्जेम्प्ट कितना होएगा? 1/3 ऑफ टोटल पेंशन। अगर ग्रेचुटी मिलता तो जो तुम लोग ने लिया है, बट ग्रेचुटी नहीं मिला तो हाफ ऑफ टोटल पेंशन हो जाएगा। सेकेंड पार्ट बोला है तो उसमें 1/3 लेंगे, बट अभी तो हाफ ही लेना पड़ेगा। कोई सुन रहा है क्या? वो चलेगा मेरे को। हाफ 1/3 रॉन्ग है तो चलेगा। टोटल पेंशन राइट किया है कि नहीं वो चेक करो प्लीज। बोलो टोटल पेंशन मतलब व्हाट पेंशन? नहीं, कम्यूटेड प्लस अनकम्यूटेड। ये साल का है जिंदगी भर का? परफेक्ट है। तो बेटा आपको 60% के हिसाब से कंपनी ने 10,71,000 दिया है। ये तो कम्यूटेड हो गया ना। तो 100% मतलब टोटल पेंशन कितना होएगा? 17,85,000। ये जिसका राइट गया उसको कॉन्सेप्ट समझ गया। बोलो कितने लोगों को नहीं समझा? ये रॉन्ग किसका है? रॉन्ग। समझा है भी क्या किया? कम्यूटेड अनकम्यूटेड का टोटल, टोटल मतलब सब मिला के, बट एक साल का है पूरे जिंदगी भर का। तो आपको 10,71,000 जो कम्यूटेड कंपनी ने दिया है वो कितना है? 60%। कम्यूट किसका किया होगा? टोटल का ही 60% लिया होगा ना। तो अगर 60% इतना है तो टोटल मतलब 100% कितना? बोलो कितना आ रहा है? हाफ। और टैक्सेबल 172,500। कितना बचता है टोटल? 3,34,500। इतना पॉइंट समझेगा। अगर यही सब में बोलता है डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ ग्रेचुटी ऑल्सो रिसीव, तो अनकम्यूटेड वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा और यहाँ पे हाफ के बदले 1/3 हो गया, रेस्ट आंसर रिमेन सेम। समझा? कॉपी करो प्लीज। ये राइट था? कितने लोगों का राइट था हाथ उठाओ। 1/3 लिया, बाकी राइट था। हाँ ठीक है चलेगा। ये लिखो इतना, फिर 1/3 का लिखा दो।
डन। लिख दिया है क्या यार? Yes. नीचे लिखो ना। इफ ग्रेचुटी इज रिसीव्ड देन पॉइंट नंबर ए, अनकम्यूटेड पेंशन बाहर अमाउंट लिखना 1,56,000। नेक्स्ट लाइन पे कम्यूटेड पेंशन इनसाइड कॉलम में लिखो 10,71,000। नेक्स्ट लाइन पे माइनस एग्जेम्प्ट 1/3 ऑफ 17,85,000 5,95,000। एग्जेम्प्ट में लिखो अंदर के कॉलम में 5,95,000। एग्जेम्प्ट 1/3 ऑफ 17,85,000 5,95,000। बाहर वाले अमाउंट में कितना जाएगा? 4,76,000 बाहर चले जाएगा। 476। लिखा है? ओके। आंसर बोलोगे क्या? रिटायरमेंट के बाद क्या क्या मिल रहा है? पेंशन मिल रहा है और क्या मिल रहा है? ग्रेच्युटी। रिपीट नहीं कर रहे, पेंशन मिल रहा है और ग्रेच्युटी। बेटा ग्रेच्युटी का नाम जो है उसी में मीनिंग है। ग्रेच्युटी मतलब ग्रेटिट्यूड। क्या बोला? क्या तुमने हमारी कंपनी ने में इतना साल काम किया तो हम लोग तुम लोग को रिटायरमेंट पे ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। ग्रेच्युटी का मतलब है लॉयल्टी बोनस। क्या बोला? मजा नहीं आ रहा है। ग्रेच्युटी का मतलब क्या है? लॉयल्टी बोनस। पेंशन मतलब था आपका पर मंथ जो आपको पैसा मिल रहा है वो आपका जिंदगी चला लेगा वो, और ये आपके लिए लॉयल्टी, आप कंपनी के साथ थे तो उसके लिए हम लोग ग्रेच्युटी दे रहे हैं। तो ग्रेच्युटी या तो बिफोर रिटायरमेंट मिल सकता है या तो आफ्टर रिटायरमेंट मिल सकता है। मेरे रिटायरमेंट में 4 महीना बाकी है। कितना? तो मैंने कंपनी को बोला सर 4 महीने में तो रिटायरमेंट लेने वाला हूं, तो प्लीज मुझे ग्रेच्युटी एडवांस में दे दो। घर पे शादी है उसका पैसा चाहिए, या घर खरीदना है उसका पैसा चाहिए। तो अगर आपने ग्रेच्युटी बिफोर रिटायरमेंट लिया जो सबसे बड़ा गलत डिसीजन है तुम्हारे लाइफ का। सो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। इट इज क्या बोला? बराबर है। बिकॉज गवर्नमेंट बोलता है कि रिटायरमेंट के पहले सैलरी वैलरी सब टैक्सेबल होता है, तो ग्रेच्युटी भी क्या रहेगा? टैक्सेबल। बट कोई सेंस नहीं बनता है, कोई लेना नहीं चाहिए। बिकॉज टैक्सेबल भर के करोगे क्या? अगर आपको रिटायरमेंट के बाद मिला, किसके बाद मिला? और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पैसा अनलिमिटेड मिलता है या लिमिटेड? तो एग्जेम्पशन अनलिमिटेड दिया है, फुल्ली एग्जेम्प्ट क्या दिया है? फुल्ली एग्जेम्प्ट। किसकी बात चल रही है? क्या मिल रहा है? ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी कौन सा मिल रहा है? आफ्टर रिटायरमेंट। सो दैट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट बिकॉज उन लोग को अमाउंट लिमिटेड मिलता है। क्या बोला? अमाउंट लिमिटेड। बट अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और इन लोग को बोल दिया कि पूरा एग्जेम्प्ट है, तो मैं तो लास्ट 10 साल 10 महीने 12 महीने का सैलरी नहीं लूंगा और बोलूंगा सर 1 साल ग्रेच्युटी के नाम पे दे देना। तो इसलिए यहाँ पे लिमिट लगाना कंपलसरी है। सो गवर्नमेंट बोलता है नीरज तू कौन सी कंपनी में नौकरी कर रहा है? ऐसी कंपनी में नौकरी कर रहा है जहां पे पोगा एप्लीकेबल है, या ऐसी कंपनी में नौकरी कर रहा है जहां पे पोगा एप्लीकेबल नहीं है? पोगा मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटीज एक्ट 1972। रिपीट नहीं करे यार। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट
तो तुम लोग की कंपनी में पोगा एप्लीकेबल है या नहीं है वो बता। मैंने बोला सर एप्लीकेबल है नहीं है तो डिफरेंस क्या है, बोलता है एग्जेम्पशन में डिफरेंट है। मतलब कितना डिफरेंट है, बोलता है पहले तो याद होएगा तो हर बार फॉर्मूला में 3-4 पार्ट होता है। पहला पार्ट क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव। मैंने बोला सर अगर ऐसी कंपनी में जहां पे पोगा नहीं है तो, बोला सेम है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। क्या बोला, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, सेम है। कोई सुन रहा है क्या, मैक्सिमम 20 लाख। मैंने बोला सर बाजू में, बोलता है उधर भी सेम है, मैक्सिमम 20 लाख। कोई सुन रहा है क्या? तो फिर मैंने बोला सर तो डिफरेंस क्या है, बोलता है डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना वो पोगा वालों ने बनाया, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट ने, इनकम टैक्स ने नहीं बनाया। और यहाँ पे जो फॉर्मूला है हम लोग ने बनाया बिकॉज पोगा है ही नहीं तो उसके रूल एप्लीकेबल नहीं हो सकते। सो बेटा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में लिखा है, आई थिंक तुम्हारे सीए इंटर में लॉ में है क्या पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, नहीं पहले था, हमारे टाइम पे था भी नहीं है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में लिखा है एक एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पे, क्या बोला, एक एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पे मिनिमम 15 दिन का सैलरी, मिनिमम एज अ बोनस मिलना चाहिए 1 साल काम करने के लिए। नहीं मजा आया, एक एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पे मिनिमम कितना दिन, 15 डेज सैलरी फॉर एवरी ईयर इन ऑफिस। फॉर क्या बोला, मतलब अगर मैंने कंपनी में 7 साल काम किया तो 15 दिन 1 साल का सैलरी है। 15 दिन कितने साल का सैलरी है, तो अगर मैंने 7 साल काम किया तो मुझे 15 दिन इंटू 7 जितना भी आएगा 105 डेज का मुझे बोनस मिलना चाहिए। कितने डेज का, 105 डेज का। नहीं समझा, 1 साल काम करने का कितना, 15 दिन का सैलरी बोनस में दो 1 साल काम करने के लिए। तो अगर 10 साल काम किया तो मल्टीप्लाई बाय 10, 20 किया तो मल्टीप्लाई बाय 20। अब बोलोगे क्या, मेरा सैलरी 20,000 रुपया पर मंथ है, कितना है, 20,000, तो ग्रेच्युटी कितना मिलना चाहिए। मैंने 1 ही साल कंपनी में काम किया, पूरा साल मेरा 20,000 सैलरी था, तो कितना ग्रेच्युटी मिलना चाहिए, 10,000 पर ईयर। अरे बराबर ना, ये तो कितने दिन का सैलरी है बेटा, 30 डेज का। मेरे को कितने दिन का इन लोग बोनस देंगे, 15 दिन का। तो 1 साल काम करने के लिए कितना बोनस मिलेगा, आंसर छोड़ दो, 20,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 30, ये कितने दिन का बोनस है, 15 डेज, मतलब 1 साल, मतलब कितना, 7 साल काम किया तो मल्टीप्लाइड बाय 7। नहीं समझा, अरे बोलो सैलरी कितना है, 20,000 पर मंथ। पूरे महीने का सैलरी बोनस में मिलेगा या 15 दिन, 15 दिन लाइफ टाइम का या 1 साल का, तो 20,000 इंटू अपॉन 30, ये आया 1 साल, मल्टीप्लाइड बाय 7। समझ रहा है क्या? कोई भी कंपनी में संडे को तो छुट्टी होती होगी क्या, नहीं होती होगी, 99% होती होगी ना। तो ये राइट है या रॉन्ग है, ये 20,000 26 दिन का है। कैसे 26 आया, एक महीने में 30 दिन होता है, संडे 4 निकाल भी दो तो 26 दिन ही हुआ ना यार। तो अब ये फॉर्मूला में नीचे क्या आएगा, 26, तो ये राइट है क्या, 15 अपॉन 26 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट मंथ सैलरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इन सर्विस, मल्टीप्लाइड बाय क्या बोला, नंबर ऑफ ईयर्स इन सर्विस। ये फॉर्मूला का लॉजिक है, रट्टा मारना है तो रट्टा मारो, लॉजिक मैंने बता दिया। नंबर ऑफ ईयर्स इन क्या लिखा है, सर्विस, सॉरी, बराबर है विच एवर इज लोअर, इससे ज्यादा एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। मिनिमम कितने दिन का सैलरी बोनस में देना है, 15 डेज, मल्टी 15 अपॉन 26 बिकॉज 4 संडे हटा दिया, मल्टीप्लाइड बाय लास्ट मंथ सैलरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इन सर्विस। नहीं समझा, श्योर, अरे बोलो यार। अब ये किसने बनाया था, पोगा ने, सुन रहे हो कि नहीं। इनकम टैक्स बोलता है यार हम लोग को तो एग्जेम्पशन के लिए निकालना है, तो इन लोग ने 15/26 को राउंड ऑफ करके हाफ लिख दिया, 15/30 कर दिया तो हाफ ही आता ना यार। मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इन सर्विस, यहाँ पे भी नंबर ऑफ ईयर्स इन सर्विस ही है, कोई सुन रहा है क्या, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज मंथली सैलरी, क्या बोला, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज मंथली सैलरी। तुम लोग को समझ नहीं रहा है, ये जो पोगा है ना, पोगा वो एम्प्लॉयर को फोर्स कर रहा है कि तू ग्रेच्युटी दे, तो एम्प्लॉयर जानबूझ के ये बीच वाला सैलरी बढ़ाएगा क्या, नहीं। अगर सैलरी बढ़ाया तो उसको ग्रेच्युटी ज्यादा देना पड़ेगा ना यार। तो पोगा वाला बोलता है नहीं यार, जो लास्ट महीने का सैलरी है वो ले लो बस, जो भी है।
इनकम टैक्स वाला बोलता है हम लोग तो एग्जेम्पशन के लिए सैलरी बना रहे हैं। किसके लिए? अरे तो जितना सैलरी बढ़ेगा उतना एग्जेम्पशन का अमाउंट भी बढ़ेगा ना। तो उन लोग क्या बोलता है, लास्ट मंथ सैलरी लिया ना, कौन सा मंथ, जैसे पोगा वाला ले रहा है, तो यार लोग क्या करेंगे, एग्जेम्पशन बढ़ाने के लिए लास्ट महीने का सैलरी 50 है ना, 1.5 लाख कर देंगे। कितना? और एम्प्लॉय बोलेगा कि सर 1.5 लाख रुपया सैलरी दे दो, मुझे एग्जेम्पशन ज्यादा मिलेगा और मैं आपको 1 लाख रुपया कैश निकाल के रिटर्न कर दूंगा। कितना एम्प्लॉयर को देना था? 50। कितना देगा? 1.5 लाख। वो देगा कितना? उसका भी क्या जा रहा है, एम्प्लॉय का तो फायदा ही हो रहा है ना, और वो 1.5 लाख में से 1 लाख निकाल के दे देगा। तो इनकम टैक्स बोलता है लास्ट मंथ सैलरी लिया ना, तो लोग जानबूझ के सैलरी बढ़ा देंगे। इसके लिए हम लोग पूरे इनकम टैक्स में एवरेज लेता है। क्या लेता है? एवरेज मतलब एवरेज मंथली ना, एवरेज मंथली। टोटल मतलब कितने साल का टोटल? 1 साल 10 महीने का टोटल। कितने महीने का टोटल? 10 मंथ्स प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। क्या? प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। नहीं समझ रहा यार, क्यों नहीं समझ रहा है पता नहीं। हाँ, जो लास्ट मंथ है वो होगा एप्लीकेबल में। तूने रिटायरमेंट अक्टूबर में लिया तो उस अक्टूबर का सैलरी, और ग्रेचुइटी में नॉट पोगा में पिछले 10 महीने का टोटल कर, उसका एवरेज निकाल। समझा है कि नहीं यार? नहीं समझा? हाँ तो चलेगा ना, पीछे जाते रहे। अगर तूने अप्रैल में रिटायरमेंट लिया तो अप्रैल मार्च ऐसा ऐसा पीछे जाते रहे, नेक्स्ट लास्ट फाइनेंशियल ईयर भी चलेगा। लिखो प्लीज। क्या क्या क्या? अब वो अभी बताता हूँ, सुनो आंसर बोलो ना। नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब समझाओ प्लीज यार। अगर मैं पोगा में हूं, किधर हूं? पोगा में। तो अगर मैंने 6 साल 5 महीना काम किया तो मैंने 6 साल काम किया, ये अज्यूम करेंगे। 6 साल 6 महीना काम किया तो 6 साल काम किया। कितना साल काम किया? नहीं बोलता है बैच। अगर 6 साल 6 महीना 1 दिन काम किया तो 7 साल काम किया। 6 साल 11 महीना काम किया तो 7 साल काम किया। मतलब नंबर ऑफ ईयर्स में 6 महीने से ज्यादा है तो नेक्स्ट ईयर में जाएंगे। किधर जाएंगे? नेक्स्ट ईयर। नॉट कवर्ड बाय पोगा नंबर ऑफ ईयर्स। इनकम टैक्स वालों, इनकम टैक्स वाले फॉर्मूला में 6 साल 5 महीना मतलब 6 साल, 6 साल 6 महीना मतलब 6 साल, 6 साल 6 महीना 1 दिन 6 साल, 6 साल 11 महीना। ये याद होएगा तो अपन ने उधर भी पढ़ा था। किधर? मूवेबल एसेट में फ्रैक्शन ईयर का डिप्रिसिएशन नहीं मिलता है। सो इन लोग इनकम टैक्स वाले फ्रैक्शन ईयर इग्नोर करते हैं, पोगा वाले लेते हैं। ये अकेले में सब चेंजेस है। आगे लीव सैलरी पढ़ोगे उधर भी फ्रैक्शन इग्नोर होएगा। एवरेज मतलब 10 मंथ्स का लेना है। सिर्फ ये वाला पोगा का, इसके लिए वो चेंज हो रहा है बस। आंसर बोलोगे क्या? सैलरी का मतलब क्या? नहीं मजा आ रहा है यार। बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस, नहीं फिक्स कमीशन पूरा रॉन्ग है बेटा। फिक्स परसेंटेज टर्न ओवर कमीशन। याद रहेगा क्या? सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस क्या बोला है? यहाँ पे फॉर्मूला बदल रहा है बिकॉज पोगा ने इनकम टैक्स का फॉर्मूला नहीं है। 3 जगह पे ये फॉर्मूला बदला, ये वाला। बताओ कहां पे कहां पे? अकोमोडेशन में अपन ने बढ़ा था 5%, 7.5%, 10%। वहां पे फॉर्मूला बढ़ा था बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस। वहां पे इसलिए बढ़ा था बिकॉज इन लोग को टैक्सेबल वैल्यू बढ़ाना था। सो टैक्सेबल वैल्यू बढ़ाने के लिए फॉर्मूला बढ़ा दिया, और एक जगह पे बढ़ा था। एक ही जगह, 3 ही जगह है बस, बाकी सेम फॉर्मूला है। ढूंढ लो जल्दी। मिला? अलावेंसेस के चार्ट में ढूंढो। अलावेंसेस के चार्ट में एंटरटेनमेंट अलावेंसेस देखो।
1/5 ऑफ क्या था, बेसिक। वहां पे सैलरी नहीं है, सिर्फ किसका लेना है, बेसिक। तो 3 जगह पे फॉर्मूला बदल रहा है। एक एंटरटेनमेंट में 1/5 ऑफ बेसिक था, अकोमोडेशन में वैल्यू बढ़ाना था इसलिए बढ़ा दिया, और पोगा में बिकॉज एक पोगा का फॉर्मूला है, इनकम टैक्स का नहीं है। लिखो प्लीज। पॉइंट नंबर सी है तुम्हारा बराबर, पोस्ट रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं। पोस्ट रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं। ऊपर कॉपी करा था कोई? समझता है कि नहीं तुम लोग को यार? घर पे जाके आ रहा है क्या सम करने, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा क्या? एक दो सम सीए में मैक्स बेस्ट, मतलब सीए पास होने में कट आउट जरूरी है। सुन रही नहीं है? कट आउट मतलब सारे सम करना नहीं है, 2-3 रैंडम सम करने का और बाकी सम इंपॉर्टेंट मार्क करने का, बस मतलब वो हाईलाइट करने का, एडजस्टमेंट। सो मॉड्यूल से एक दो कोई भी रैंडम उठा के सम करो। पीजीबीपी के मॉड्यूल में सपोज पेज नंबर है 100 से 129 सपोज, या 229, तो 100 पेज निकालो। सुन रहे हो क्या? ऐसे ऐसे निकालो, ऐसे देखो, ये 100 से 229 ऐसा पकड़ो, ऐसा करो, और जो पेज आ रहा है उसमें सम है वो सॉल्व कर दो। फिर बाद में ऐसा करो, ये 2 पेज आया उसमें सम सॉल्व कर दो। कोई भी 2 रैंडम सम करो बिना सोचे समझे, सो तुम लोग को मालूम पड़ेगा किधर अटक रहे हो। सीधा देखते देखते करोगे तो कभी नहीं अटकोगे जिंदगी में। करा दो, हाउस प्रॉपर्टी वाला ना, हटाओ इतना।
फ्रैक्शन इग्नोर, फ्रैक्शन इग्नोर, तो यहाँ पे लिखा है फ्रैक्शन कंसीडर, बाजू में लिखा है फ्रैक्शन इग्नोर। कोई कॉपी कर रहा है? हाँ, इधर से बेसिक, वो भी इन टर्म्स नहीं है, बेसिक प्लस डी है, जो भी है वो है पूरा। कोई ऊपर कॉपी कर रहा था? हाँ, ऑनलाइन समझ रहा है कि नहीं? ऑनलाइन ये है क्या ऑनलाइन? सही है। क्वेश्चन नंबर कौन से पे हो? 7.32 पेज 1972। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 7.32। क्वेश्चन 6 पेज 7.32 पहुंचे है क्या? X, an employee of PQ Company Limited, receives 78,000 as gratuity. He is covered under Payment of Gratuities Act 1972. He retires on December 12, 2024 after rendering 38 years and 8 months of service. At the time of his retirement, monthly monthly basic salary and dearness allowances was 2,400 and 800 respectively. Is entire amount of gratuity exempt? So मुझे फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट। समझ रहा है कि नहीं? गवर्नमेंट है ना नॉन गवर्नमेंट है? नॉन गवर्नमेंट है ना। होगा एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल? एप्लीकेबल। सो फॉर्मूला लिखेंगे एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। बोलता है मुझे लाइन नंबर 1 में ही रिसीव 78,000 एज ग्रेचुटी, तो एक्चुअल अमाउंट तो कंपनी ने 78 दे दिया है। मैक्सिमम कितना? ₹20 लाख, तो 20 लाख मैक्सिमम दिया है, तो वो अपन ने लिख दिया। पॉइंट नंबर सी, पोगा है तो 15/26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इन सर्विस, बराबर है नंबर ऑफ ईयर्स। अब मेरे को बोलो 15/26 तो वही रहेगा ना, वो तो अमाउंट ही है, इंटू लास्ट मंथ सैलरी में बेटा बेसिक दिया है 2,400, डीए दिया है 800, तो 2,400 प्लस 800 ये दोनों कंबाइंड टैक्सेबल हो गया ना यार। बेसिक भी लेना है, डीए भी लेना है। अच्छा 38 ईयर्स एंड 8 मंथ्स बोला है तो 39। अगर पोगा नहीं होता तो 38 लेते। अरे यार समझेगा कि नहीं यार? बोलो कितना आ रहा है? 72,000, तो मिला कितना? 78। एग्जाम कितना है? 72। सो नो, क्या लिखा था? क्वेश्चन क्या था? इज एंटायर अमाउंट, नो एंटायर अमाउंट इज नॉट एग्जेम्प्ट, ओनली कितना? 72 इज एग्जेम्प्ट।
whichever is lower. सही है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बताओ? 5 X, a government employee, receives 7,86,000 as a gratuity at the time of retirement. Is gratuity fully exempt? कभी मिला? रिटायरमेंट ना, टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, वहां पे लिखो यस, ग्रेचुटी रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ग्रेचुटी रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, gratuity received by government employee at the time of retirement, government employee at the time of retirement is fully exempt, is fully exempt. लिखा है? फिर एक कॉपी करना, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कॉपी करो और फिर 5 मिनट देता हूँ 7th वाला आंसर निकाल के दो. कितना पेज बाकी है तुम्हारे पास? तेरे पास? हाँ बस चलेगा, उधर ही कॉपी करो और 6th वाले का 7th वाले का आंसर निकाल के दो 7 मिनट से.
आया अमाउंट कितना? दैट इज व्हाट टैक्सेबल एग्जेम्प्ट। सबको सेम आया पूरे बैच को? बोलो यार, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हो वो बताओ। 7 X not covered by payment of gratuities Act 1972 retires on November 30, 2024 from ABC Limited. बराबर है। एंड रिसीव्स अ ग्रेचुटी ऑफ, क्या लिखा है, 1,86,000 एज ग्रेचुटी। तो 1,86,000 में बोल सकता हूँ एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हो गया। मैक्सिमम कितना रुपया है? 20 lakhs। अरे बराबर है। आगे मेरे को बोलता है his salary his salary was 80,000 up to 31st July and 9,000 from 1st August। अच्छा, रिटायरमेंट कभी लिया बेटा? 20th नवंबर। तो नवंबर को भूल जाएंगे। लास्ट 10 मंथ्स लेना है प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। क्या था? प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। तो प्लीज आंसर बोलोगे कभी से काउंट करूं सैलरी? नवंबर में रिटायरमेंट लिया ना, तो दिसंबर, अक्टूबर वाज द लास्ट मंथ। तो अक्टूबर मतलब 10 होता है ना, तो जनवरी से काउंट करोगे, जनवरी 20। सैलरी बीच में चेंज हो रहा है, कभी चेंज हो रहा है? जुलाई। तो जुलाई तक ईयर तोड़ देने का वो बेस्ट है अपने लिए। अगस्त से लेके अक्टूबर तक। अरे बराबर है। हाँ, थर्ड लाइन में जुलाई 31st 24 आएगा। तो भी सेम ही है। कितना आएगा? पहले कितना था? 56,000 ना, 8,000 था। तो 8,000 इंटू हाउ मेनी मंथ? 7 मंथ्स। कितना आता है? और लास्ट वाले में कितना है? कितना आएगा? सो टोटल 83 ना। ये बेटा सैलरी 10 महीने का आया, बराबर है। डीए बोला है 500 पर मंथ एंड 69% फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अब ये डीए जो दिया है वो पर मंथ दिया है ना, तो ये मैं बोल सकता हूँ डिवाइड बाय 10 कर दूंगा, तो बेसिक सैलरी का एवरेज आ जाएगा 8,300 रुपया प्लस डीए इन टर्म्स। डीए चेंज थोड़ी ना हो रहा है, वो तो सेम ही है ना, तो सीधा ही ले लो। कितना है डीए? इंटू 69%, कितना? 340। सो टोटल आ गया 8,645 पर मंथ इज योर बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स। कमीशन दिया हुआ नहीं है। बोलो। हाँ, फिर टोटल डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 10 करेगा तो सेम आंसर आएगा 8,645। हाँ ठीक है, सेम। समझेगा क्या? किसी का डाउट? तो अपने को सैलरी मिल गया, ये तो हाफ ही है, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज मंथली सैलरी। तो हाफ ही है। एवरेज मंथली सैलरी कितना है? 8,645 मल्टीप्लाइड बाय कितना साल काम किया? 38 ईयर्स। 8 मंथ्स नहीं लेना है क्या? 180। तो लोअर इज 183 255। बोलो कितने लोगों का राइट आंसर? क्या मिस्टेक किया? टोटल ले लिया। एवरेज मंथली है, एवरेज टोटल नहीं, एवरेज मंथली है, इसलिए अपन लेंगे। चलो कॉपी करो प्लीज।
चेक करके बोलो ना 25 तक सारे सम हो गए क्या? 1 2 3 4 को छोड़ दो, 5 ऑनवर्ड्स 23 तक सारे हो गए। हो गया ना, वहां तक सारे हो गए A to Z। 5 to 25 तक हो गया क्या सारा? देखो ना, टिक टिक मारा होगा ना। टिक नहीं मारते हो क्या तुम लोग सम करते हो? टिक तो मारो ना, मालूम कैसे पड़ेगा कितना हो गया कितना बाकी है। सारे हो गए क्या? देखो 5 से लेके 25 तक। हो गए? ठीक है, कम टू पेज नंबर 7.31। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आई थिंक। देखो 7.31 पे क्वेश्चन 1 हो गया। हो गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन 2 पे आ जाओ प्लीज, फटाफट आंसर निकाल के दो क्वेश्चन 2 का। टेक्स्ट बुक में निकाल देना। हाँ हो गया। क्वेश्चन 2 का आंसर निकालो ना। सैलरी ऑफ एक्स इज 10,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 25 ही गेट सैलरी ऑफ नेक्स्ट 2 मंथ इन एडवांस। तो करंट ईयर में 12 महीने का सैलरी मिला और 2 महीने का एडवांस मिला, तो एडवांस इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव। तो लिखो ना, उधर लिखो बेसिक सैलरी इक्वल्स टू 2,40,000। बेसिक सैलरी इक्वल्स टू रुपीज 2,40,000। नेक्स्ट लाइन पे प्लस एडवांस सैलरी, प्लस एडवांस सैलरी 40, एडवांस सैलरी 40, टोटल 280। क्वेश्चन 3 का आंसर दो प्लीज। On March 10, 25, X received 40,000 as arrears of bonus pertaining to 22-23. It was not taxed in 22-23. On November 2, 24, X received 50,000 on account of arrears of DA for previous year 19-20. 50,000 was included in taxable income of 19-20. तो अरियर्स ऑफ बोनस मिला, अरियर्स ऑफ डीए मिला। बोनस वाले को पहले टैक्स नहीं भरा है, तो अभी भरना है नहीं भरना है? और डीए पे टैक्स भर दिया है, तो अभी भरने का जरूरत नहीं है। सो लिखो ना,
arrears is taxable. Arrears is taxable in the year in which it is received. In the year in which it is received, if not taxed earlier. If not taxed earlier. Therefore, rupees 40,000 as arrears of bonus. Rupees 40,000 as arrears of bonus will now be taxable. Will now be taxable. I think समझा बराबर है. Take a break 10 minutes का, then we'll do it.